ये कहानी है दीनानाथ की। वो एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। दीनानाथ की पत्नी का नाम मीना है और उसकी 6 साल की बेटी का नाम चंपा है। दीना को महीने के 5,000 रुपए मिलते हैं। उसी में वो किसी तरह अपने घर की गाड़ी चला रहा है। एक बार की बात है, शाम का समय था। चंपा, अरे ओ चंपा, अरे कहाँ है री? देख ना, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। दीना की आवाज सुनकर चंपा घर के अंदर से भागी भागी आई। क्या लाए हो बाबा, क्या लाए हो, दिखाओ तो। दिखाता हूँ, पहले जरा अपनी आंखें तो बंद कर। आंखें? ठीक है, लो बंद कर लिया, अब दिखाओ। चंपा की आंखें बंद करने के बाद दीनानाथ ने एक प्लास्टिक की थैली निकाली और उसे चंपा के हाथों में दे दिया। चंपा ने झट से अपनी आंखें खोली और इस थैली में रखी चीज निकालने लगी। और जैसे ही उसकी नजर थैली में रखी जलेबियों पर गई तो वो खुशी से उछल पड़ी। बाबा, जलेबियाँ, मजा आ गया, पिताजी आप दुनिया में सबसे अच्छे हैं। ये कहकर चंपा ने अपने पिता को गले से लगा लिया। अरे प्यार बाद में कर लेना, पहले जलेबियां तो खा ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। एकदम गर्मा गर्म लाया हूँ तेरे लिए। हाँ बाबा, खाऊंगी ना, लेकिन पहले आप मुंह खोलो, आ करो, आ। अरे पहले तू खा ना। नहीं, पहले आप। ये कहकर चंपा दीनानाथ को जलेबियां खिलाने लगी। अरे चंपा, सारा मुझे ही खिला देगी क्या? अब तू भी खा ले, ये ले। ये कहकर दीनानाथ ने जलेबी चंपा के मुंह में डाली। वाह पिताजी, ये जलेबियां तो कितनी मीठी और कितनी करारी हैं। मेरा तो मन ही नहीं भरेगा इसे खाकर। चंपा, चंपा, ये किससे बातें कर रही है तू? हाँ, क्या हुआ तुझे? चंपा की माँ ने जब उसे जगाते हुए ये बात कही तो उसकी नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गई। उसने आसपास देखा तो ना तो पिताजी थे और ना ही उनके द्वारा लाई गई जलेबियां। वो तो अपनी माँ के साथ फुटपाथ पर सोई हुई थी। वो अपनी माँ को घूर घूर कर देखने लगी और फिर जोर जोर से रोने लगी। माँ, माँ, पिताजी को वापस ला दो ना माँ, उन्हें वापस ला दो ना, किसी तरह उन्हें वापस ला दो ना, मुझे उनकी बहुत याद आती है। चंपा की बातों को सुनकर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत का हाथ पकड़ा और चंपा को चुप कराते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा चंपा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पिताजी भी आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे। मीना ने ये बात अपनी बेटी से कह तो दी, लेकिन उसे पता था कि ये इतना आसान नहीं है। पूरे 6 महीने हो गए हैं, दीनानाथ जेल में है, उस पर मर्डर का आरोप लगा है। 6 महीने पहले की बात है। दीना जिस सोसाइटी में काम करता था, वहाँ एक व्यक्ति की हत्या हो गई। पुलिस ने दीनानाथ को आरोपी मान लिया था और वह जेल चला गया। उसके बाद तो जैसे मीना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देखो, फालतू बकवास मुझसे मत करो। मैं किसी खूनी के परिवार को अपने घर में 1 महीने क्या, 1 पल भी रहने की इजाजत नहीं दे सकता। साहब, ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे? ये बात मुझसे नहीं, अपने खूनी पति से जाकर पूछ। दिखने में तो कितना भोला भाला लगता था, लेकिन वो तो खूनी निकला, खूनी। मालिक, मेरे पिताजी खूनी नहीं है। अच्छा, तू बड़ी पुलिस अफसर है क्या? तेरा बाप खूनी है, तभी तो जेल में है। मकान मालिक ने उन दोनों को खूब बुरा भला कहा और उसे अपने घर से निकाल दिया। दोनों बेचारे दर दर की ठोकर खाने लगे। ना तो कोई उन्हें आसरा देता और ना ही काम। 3 दिन तक वे दोनों भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते रहे। तीसरे दिन चंपा बेचारी भूख से चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। चंपा, बेटी चंपा, क्या हो गया बेटी? उठना बेटी, आंखें खोलना। मीना भागकर पानी ले आई और उसके छींटे चंपा पर मारी। वो होश में तो आ गई, लेकिन भूख के कारण वो एक बार फिर बेहोश हो गई। मीना को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने पहली बार अपनी बेटी के लिए भीख मांगी। साहब, दया करो साहब, 3 दिन से मेरी बेटी भूखी है। 1 रुपया, 2 रुपया, जो इच्छा है दे दो साहब, नहीं तो मेरी बच्ची भूख से मर जाएगी। भीख में मिले पैसों से मीना खाने का सामान ले आई
उसने चंपा को खाना खिलाया। 3 दिन बाद पेट में अन्न का दाना जाने से उसका चेहरा खिल गया, लेकिन वो तब मायूस हो गई जब उसे पता लगा कि ये सब उसकी माँ ने भीख मांग कर लाया है। माँ, ये भूख कितनी बुरी चीज है ना, इंसान से कुछ भी करवा लेती है, भीख तक मंगवा देती है। क्या कहूँ चंपा, ये भूख की गलती है या किस्मत की, लेकिन एक बात का वादा मैं तुमसे करती हूँ कि आज के बाद कभी भी भीख नहीं मांगूंगी। कुछ ना कुछ तो भगवान देंगे ही, कोई ना कोई काम तो भगवान देंगे ही, कुछ ना कुछ रास्ता तो खुलेगा ही। मीना की बातों को सुनकर चंपा की आंखों में चमक आ गई। मीना ने काम की तलाश शुरू की। 3 दिन तक उसे फिर से कोई काम नहीं मिला। 3 दिन फिर से वह भूखी रहे, लेकिन एक जिद उन लोगों ने ठान ली थी कि अब भीख नहीं मांगेंगे। तीसरे दिन की बात है, मीना को एक होटल में बर्तन धोने और खाना बनाने का काम मिल गया। हर दिन के 50 रुपए तय हुए। देखो, इससे ज्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी भी काम करेगी तो मैं 50 रुपए और दे दूंगा। ये सुनकर चंपा की आंखों में चमक आ गई, लेकिन मीना ने उससे साफ साफ कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र काम करने की नहीं है। मीना काम करने लगी। वे दोनों सड़क किनारे ही रहने लगे। 50 रुपए बहुत तो नहीं थे, लेकिन मीना उसमें से भी पैसे बचाने लगी। 3 साल के बाद उसके पास 7,000 रुपए जमा हो गए थे। उधर उसका पति अब भी जेल में था। मीना और चंपा उससे मिलने हमेशा जेल में जाते थे। पता नहीं मीना, भगवान हमारी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहा है। मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी जेल में सड़ रहा हूँ। लगता है एक दिन इसी जेल में मर भी जाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक दिन सब ठीक होगा, देखना। हाँ बाबा, सब ठीक होगा। ईश्वर के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। मीना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पति का केस लड़ पाती, और ना ही इतने पैसे थे कि वो उसकी जमानत करवा पाती। इस बीच मीना की जिंदगी में एक और भूचाल आ गया। वो जिस होटल में काम करती थी, वो होटल बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि उसका मालिक शहर छोड़कर कहीं बाहर जा रहा था। देखो मीना, मैं बहुत साल यहाँ काम किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे किसी दूसरे बड़े शहर में जाना होगा। वहाँ मैं और भी अधिक तरक्की कर पाऊंगा। इसलिए मैं ये होटल बंद कर रहा हूँ। तुम कहीं और काम देख लो। होटल बंद होने की बात सुनकर मीना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पास जमा किए हुए पैसे तो थे, लेकिन वह इतने नहीं थे कि वह कोई बड़ा काम शुरू कर सके। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अब कोई काम भी नहीं रहा। मीना बहुत देर खामोश रही, और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर चंपा के भीतर हिम्मत जाग उठी। चिंता मत कर बेटी, जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगी। मीना ने सोचा कि क्यों ना खुद कुछ शुरू किया जाए, लेकिन क्या किया जाए? फिर उसे याद आया कि होटल में काम करते हुए उसने कई चीजें सीख ली थी, खासकर खाना बनाना। उसे याद आया कि एक बार किसी ग्राहक ने कहा था, मीना, तुम्हारे हाथ का बना हांडी चिकन कमाल का होता है भाई। इसीलिए तो मैं इसे खाने के लिए सप्ताह में 3 बार यहाँ आता हूँ। मीना ने सोचा क्यों ना हांडी चिकन बनाकर बेचा जाए, लेकिन सवाल ये था कि इसके लिए पैसे कहाँ से आए। फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपने जमा किए हुए 7,000 रुपए में से 5,000 रुपए लगाकर एक छोटी सी रेहड़ी खरीदी। चंपा, ये रेहड़ी ही अब हमारे सपनों को नई उड़ान देगी, देख लेना। मीना ने सड़क किनारे एक ठेला लगाया। उसने अपने होटल के दिनों की कमाई हुई कुकिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और हांडी चिकन बनाकर बेचना शुरू कर दिया। अरे बहन, ये हांडी चिकन कितने का दिया? साहब, बस 80 रुपए प्लेट, गर्मा गर्म और देसी मसालों से बना हुआ। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अच्छा, लगा 1 प्लेट मेरे लिए।
मीना की कमाई तो शुरू हो गई, लेकिन अभी भी उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन उसकी दुकान पर एक फूड ब्लॉगर आया। वो ग्राहक पहली बार मीना की दुकान पर आया था। उसे हांडी चिकन का स्वाद इतना पसंद आया कि वो मीना की ना सिर्फ तारीफ करने लगा, बल्कि वो जहाँ भी गया उसकी हांडी चिकन की बात लोगों को बताई। धीरे धीरे मीना का हांडी चिकन मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे और कुछ ही महीनों में मीना का बिजनेस अच्छा चलने लगा। माँ, आज पूरे 5,000 रुपए की बिक्री हुई है, अभी तक की सबसे ज्यादा। एक दिन मीना और चंपा दीनानाथ से मिलने जेल गए। देखिए जी, मैंने ठान लिया था कि मैं भीख नहीं मांगूंगी, मेहनत करूंगी, और अब देखिए भगवान ने हमारी मेहनत रंग ला दी। मैं अपना खुद का हांडी चिकन का ठेला चला रही हूँ। सच कह रही हो मीना? हाँ बाबा, और हम बहुत जल्द आपको भी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। मीना ने अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने पति के केस के लिए बचाना शुरू कर दिया और आखिरकार 2 साल बाद उसने एक वकील किया। कोर्ट में केस लड़ा गया और सबूतों की कमी के कारण दीनानाथ को निर्दोष साबित कर दिया गया। जेल का गेट खुलता है, दीनानाथ बाहर आता है। मीना और चंपा दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। बाबा, अब हम फिर से एक साथ हैं। आज मीना का हांडी चिकन पूरे शहर में फेमस हो चुका है। उसकी गाड़ी से शुरू हुआ काम अब एक छोटी सी दुकान में बदल गया है। मीना और दीनानाथ दोनों मिलकर उसे चलाते हैं और चंपा, वो फिर से स्कूल जाने लगी है, वो भी अंग्रेजी स्कूल। चंपा, तुम्हारे पापा मम्मी आज भी हांडी चिकन बेचते हैं? जी हाँ मैम, लेकिन अब वह सिर्फ एक ठेला नहीं बल्कि अब तो 2-2 दुकान है, और एक दिन मैं उसे और बड़ा करूंगी ताकि किसी और को कभी भूख की वजह से भीख ना मांगनी पड़े। एक गरीब की मेहनत और हौसले की ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हालात कितने भी बुरे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी एक दिन बदल ही जाती है। एक गरीब की मेहनत और हौसले की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हालात कितने भी बुरे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो किस्मत भी एक दिन बदल ही जाती है। एक बार की बात है, गंगापुर नाम के गांव में एक रमा नाम की औरत अपने पति परम और बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। पिंकी अभी मात्र 10 साल की थी और उसका पति परम शहर में एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। हेलो, हाँ जी, कब आ रहे हैं? अरे, ना हाल पूछा ना चाल, बस सीधे वही सवाल कि कब आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपकी बेटी मेरा दिमाग खाती रहती है कि पिताजी कब आएंगे, पिताजी कब आएंगे। अब मैं इससे क्या बोलूं? उससे बोलो मैं कल आ रहा हूँ। क्या? सच में? हाँ, सच में। कितने दिन के लिए आ रहे हो? वो आकर बताता हूँ। रमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पिंकी को ये खुशखबरी देती है। क्या? सच में? वाह, कल तो मजा आ जाएगा। हाँ मेरी बच्ची। अगले दिन परम घर आ जाता है। रमा और पिंकी बहुत खुश होती हैं, पर तभी परम बताता है कि वो फैक्ट्री का काम हमेशा के लिए छोड़ कर आया है और अब वो गांव में ही रहकर काम करेगा। अरे, आपने ये क्या किया? गांव में भला क्या काम करेंगे आप? मैं आपसे बार बार गांव आने को कहती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि काम ही छोड़ दो। नहीं रमा, मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ, तुम लोगों के पास। मैंने सोचा है कि एक ठेला ले लूंगा और उस पर पराठे बेचना शुरू कर दूंगा। मैंने वहां रहकर बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाने सीख लिए हैं। चलो अच्छा है, आपको जैसा सही लगे वैसा करिए। मुझे तो अच्छा ही लगेगा अगर आप यही रहेंगे तो। परम अगले ही दिन जाकर एक ठेला खरीदता है और पराठे बेचना शुरू कर देता है। वो गांव के इकलौते बाजार में अपना ठेला लगाता है और लोगों को आवाज लगाकर बुलाता है। पराठे ले लो, पराठे, शहर के स्पेशल पराठे। वहां एक बब्बन नाम का ठेले वाला पहले से ही पराठा बेचता था। उसे अपने प्रतिद्वंदी को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
ये कौन साला पराठे बेचने आ गया? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए इस बाजार में ठेला लगाने की? अभी बताता हूं इसे। ए, अपना ठेला चुपचाप यहां से हटा ले, वरना तू जानता नहीं है मैं क्या कर सकता हूं। अरे पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं यहाँ का गुंडा हूं, इसलिए ज्यादा बकवास मत कर और निकल ले यहां से। परम और बब्बन की बहस हो जाती है तो बब्बन परम को बुरी तरह से मारने लगता है और उसका ठेला भी तोड़ देता है। बब्बन से मार खाकर परम बहुत ज्यादा अपमानित महसूस करता है और वो बेसुध होकर चल पड़ता है। वो चलते चलते गांव से बाहर हाईवे पर निकल जाता है, जहां एक ट्रक उसको टक्कर मार कर चला जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इससे अच्छा तो आप शहर में ही रहते पिताजी, कम से कम जिंदा तो रहते। ए जी, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अपने आप को संभालो रमा, अगर तुम इस तरह से रोगी तो पिंकी को कौन संभालेगा? रमा अपने आप को संभालती है और परम का अंतिम संस्कार करती है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। घर चलाने के लिए अब उसी को कुछ करना था, मगर क्या? जमुना काकी, मैं क्या करूं? अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम इस पर ध्यान दो कि पिंकी की परवरिश कैसे करनी है, उसके लिए पैसे कैसे कमाना है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आप ही कुछ सुझाव दो। तेरे पति ने जो काम शुरू किया था तो उसी को आगे बढ़ा, पर वो बब्बन ये काम बढ़ने नहीं देगा। तो उसकी चिंता मत कर, मैं दूसरे गांव में कुछ लोगों को जानती हूँ जो तेरी सुरक्षा के लिए यहाँ आ जाएंगे। जमुना काकी पड़ोसी गांव से कुछ लोगों को रमा की सुरक्षा के लिए बुला लेती हैं और रमा पराठे वाला ठेला लगाना शुरू कर देती है। देख, मैं तेरे पति को मारना नहीं चाहता था, पर वो इतना कमजोर निकला कि जरा सा अपमान नहीं सह पाया और जाके मर गया। अब तू अपना वही हाल नहीं करना चाहती तो चुपचाप यहाँ से चली जा। क्यों? तुझे अपने बनाए पराठों पर जरा भी विश्वास नहीं है क्या कि दूसरे के आने से वो बिकने बंद हो जाएंगे? मर्द का बच्चा है तो मुझसे मुकाबला कर। ऐसी बात है तो ठीक है, देखते हैं किसके पराठे ज्यादा बिकते हैं। जमुना काकी ये देखकर खुश थी कि उनकी बुलाई गई सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ी और रमा ने अपनी बातों से ही बब्बन को अपने झांसे में ले लिया। रमा देखती है कि बब्बन सादे पराठे बेच रहा है तो वो प्याज वाले पराठे बेचना शुरू करती है। लो, पराठे खाओ, और उस औरत के पास जाने की जरूरत नहीं है। विधवा के हाथ का खाना खाओगे तो पाप लगेगा। अगर आपको मेरे हाथ का पराठा अच्छा लगे तो दोबारा जरूर आएं और साथ ही और लोगों को भी बताएं। समय गुजरता जाता है और रमा के पराठे बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। यहाँ तक कि शहर से भी लोग आकर उसके पराठे खाते हैं। ये देखकर बब्बन को बहुत गुस्सा आता है और वो रमा के साथ वही करने का सोचता है जो उसने परम के साथ किया था। ए साली, चल, बहुत हुआ तेरा, निकल यहाँ से। अरे पर रमा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही बब्बन उसे धक्का दे देता है। ये देखकर जमुना काकी द्वारा बुलाए गए लोग आकर अचानक से बब्बन के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बहुत मारते हैं। अरे बचाओ, रमा भाभी बचाओ। अरे रुक जाइए आप लोग, इससे अपना सबक मिल गया। वो लोग रुक जाते हैं और तभी वहाँ जिले के डीएम आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी मेरा ठेला तोड़ना चाहता था, इसलिए इन लोगों ने इसे मारा। मैं एक विधवा औरत हूँ, पर इसे मेरा जरा सा काम करना रास नहीं आया। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। और मैं तो यहाँ आपसे बात करने आया था। मेरी बेटी की शादी होने वाली है और कुछ दिन पहले उसने यहाँ आकर आपके प्याज वाले पराठे खाए थे, तो वो चाहती है कि उसकी शादी में आपके पराठे भी गेस्ट्स को सर्व किए जाएं। तो क्या आप उसकी शादी में ये पराठे बनाएंगी? अरे ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, मैं जरूर बनाऊंगी। रमा डीएम की बेटी की शादी में पराठे बनाती है, जिससे उसे बहुत प्रसिद्धि मिलती है और उसके बाद
उसे एक के बाद एक ऑर्डर मिलने लगते हैं, जिससे वो बहुत मशहूर और अमीर हो जाती है। माँ, पिताजी तो हमको छोड़कर चले गए, लेकिन उनके द्वारा शुरू किया गया ये काम आज हमारा कितना बड़ा सहारा बन गया है। हाँ, तूने सच कहा, यही उनकी आखिरी निशानी भी है, और इसका श्रेय मैं नहीं ले सकती। इसका श्रेय तो हमारी जमुना काकी को ही जाता है, क्योंकि अगर वो ना होती तो मैं बिल्कुल टूट चुकी होती और कुछ ना कर पाती। क्या रमा, तू भी काकी भी कहती है और फिर ऐसी बातें भी करती है। मैं सिर्फ तेरी पड़ोसन नहीं हूँ, तेरी माँ जैसी हूँ। ये बात तो सच है। ये कहकर रमा जमुना काकी और पिंकी दोनों को गले लगा लेती है और परम की यादों के साथ अपना जीवन सुख से गुजारती है। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।